फिजिक्स बाय देवेश चांद। देखिए अभी तक जो हमने वीडियो बनाया वो कक्षा 12 के थे, पहला चैप्टर हमने शुरू किया था। आज आपका भी हम फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड है बेटा। फिजिकल वर्ल्ड में भी आपको फिजिक्स में क्या क्या ब्रांचें हैं, क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ना है, बस यही सब बताया गया है। खैर इसका एग्जाम के दृष्टिकोण से इसका कोई बहुत महत्व नहीं है, इसलिए इसको हम बहुत ब्रीफ में आपको बता दे रहे हैं कि फिजिकल वर्ल्ड है क्या। फिजिकल यानी फिजिक्स जो वर्ड है वो आया था ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से। फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति, नेचर। इसलिए पहले पुराने समय में फिजिक्स को नेचुरल साइंस भी कहा जाता था, यानी प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता था। इसमें प्राकृतिक घटनाओं का हम अध्ययन करते थे। जैसे कि कुछ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने लॉज दे दिया, उस लॉज में संशोधन हुआ, तो प्रकृति के बारे में जो जो नियम दिए गए वो सब हम इस फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते थे। फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया। पहला आपका स्थूल विज्ञान, दूसरा आपका सूक्ष्म विज्ञान। स्थूल विज्ञान को भी 5 भागों में बांटा गया। यांत्रिकी मैकेनिक्स में, प्रकाश की यानी कि ऑप्टिक्स में, दोलन एवं तरंगे वेव एंड ऑसिलेशन में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वैद्युत गतिकी में, और ऊष्मा गतिकी थर्मोडायनेमिक्स जिसको कहा गया। इन सब में हम क्या फिजिक्स की सारी ब्रांचें ही। दूसरी है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो वर्ड से आपका एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, जिसमें हम सूक्ष्म कणों के बारे में अध्ययन प्राप्त करते हैं, उसको सूक्ष्म विज्ञान नाम दिया गया। इस तरीके से फिजिकल वर्ल्ड में हमको यही सब दिया गया है। फिलहाल ये पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस चैप्टर को ज्यादा वृहद रूप से बताना उचित नहीं। चलिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि हमारे पेपर के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के भी दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। मात्रक मापन एवं त्रुटि विश्लेषण, यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। यूनिट मेजरमेंट, जैसे आपको मालूम होगा लगभग सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, या कुछ लोग शहर में, तो वहां से भी वो क्या है काफी चीजों को तौलना और मापना उन्होंने देखा होगा। जैसे गांव में जब खेतों में गेहूं की मड़ाई होती है तो वहां पे जो भी काम करता है वो डब्बे से गेहूं को माप करके 2 डब्बा आप ले लो, 2 डब्बा हम ले लें, इस तरीके से वो मापता है। यानी उसने एक मानक मान लिया। वो मानक क्या है, डब्बे को ही उसने मानक मान लिया और उस मानक को ही क्या है, मात्रक कहा गया। इसी तरीके से वैज्ञानिकों ने भी मात्रक यानी मापन को कंपैरिजन बताया था। जैसे कभी भी आप लोग देखते हो कि 2 बच्चे हैं तो उसमें एक बच्चे को जब दूसरे बच्चे के बगल में खड़ा किया जाता है तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से बड़ा है कि छोटा है, ये हमको क्या है उसकी कंपैरिजन से मालूम चलता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि मापन का मतलब बेटा तुलना होता है, ठीक। तो जब मापन का मतलब तुलना होता है तो इसी परिभाषा को मापन में लिया गया और ये कहा गया कि किसी भी राशि को मापने के लिए एक मानक मान लेते हैं, उस मानक को मात्रक कहा जाता है। मात्रक की उस राशि से तुलना करने को ही मापन कहते हैं। एक बात हमको ये समझ में आ गई कि मापन क्या है, 2 भागों में बट रहा है। एक है आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम कहते हैं, दूसरा है मात्रक। और मात्रक क्या है, एक मानक है बेटा। अभी हमने आपको परिभाषा में कहा, फिर से एक बार परिभाषा सुन लो। किसी भी राशि को मापने के लिए एक मानक मान लेते हैं, उस मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक की उस राशि से तुलना करने को ही मापन कहा जाता है। जैसे आप कपड़ा लेने जाते हैं तो आपको जो दुकानदार है वो मीटर पैमाना को कपड़े के पैरेलल में रखता है और उसी से काट करके 1 मीटर कपड़ा दे देता है। तो तुलना ही तो किया पटरी से कपड़े की, तभी तो आपको ये दे दिया। पुराने समय में भी आप देखो मानक क्या, जैसे खेतों को नापने के लिए लाठी का इस्तेमाल करते थे, लाठी मानक था। गेहूं की मड़ाई के समय में गेहूं को तौलने के लिए उसने डब्बे का इस्तेमाल किया, डब्बा मानक था। इस तरीके से वैज्ञानिकों ने भी एक आइडियल मानक मान लिए और उन्हीं मानक के आधार पे ये देखा कि मापन के लिए 2 चीजें बहुत ही अनिवार्य हैं, एक आंकिक मान, दूसरा मात्रक। जैसे मैंने कहा 2 डब्बा, यानी 2 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और जो आगे डब्बा हमने बोला वो क्या है, मात्रक हो गया। क्या हो गया बेटा, मात्रक। तो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी तो इस मात्रक की वैल्यू खत्म, यानी मापन नहीं हो पाएगा। और न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये मात्रक नहीं है तो भी मापन नहीं हो पाएगा। ये बताता है न्यूमेरिकल वैल्यू कि कितनी बार मात्रक उसमें शामिल किया गया है।
इसलिए मापन की बात सबको समझ में आ गई कि मापन क्या है, किसी भी राशि को मापने के लिए एक मानक मान लेते हैं, मानक की उस राशि से तुलना करने को मापन कहा जाता है। मापन दो भागों में बटा है, आंकिक मान और मात्रक। ठीक, आंकिक मान का मतलब ये हो गया कि उसमें वो मात्रा कितनी बार शामिल हुआ है। अभी बेटा ये बात तो खैर समझ में आ गई कि ये हमारा मापन है क्या। ठीक, मापन तो समझ में आ गया, लेकिन मापने के लिए भी मैंने कहा ना, डिब्बा ले लिया और लाठी ले लिया, तो ये तो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं। इसलिए तीन पद्धतियां मापन की बताई गई, फ्रेंच सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम का मतलब सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। सीजीएस पद्धति को हम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति कहते हैं। इसका मतलब यह हो गया, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। एफपीएस पद्धति में फुट, पाउंड और सेकंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। तीसरी पद्धति है एमकेएस यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति। इसमें हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। ये प्रणालियां इसीलिए आई बेटा क्योंकि हम कोई भी मानक ऐसे मान लेते हैं तो वो सही नहीं था, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसमें अध्ययन किया और कुछ आइडेंटिकल चीजें बताई, तो जैसे हमको जरूरत पड़ती चली गई वैसे वैसे पद्धतियों को बताया गया, उस पद्धति के आधार पर हम मात्रकों को लेते हैं। इस समय वर्तमान में हम इन तीनों पद्धतियों के बारे में पढ़ते हैं और इसका उपयोग भी करते हैं। जहां पर जिस चीज की उपयोगिता होती है उस चीज को हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। एक पद्धति है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। उस पद्धति को एमकेएस पद्धति का वृहद रूप कहा जाता है और उसी के बारे में पढ़ते हैं। फिलहाल तो बेटा इस चैप्टर में हमने आपको यूनिट और मेजरमेंट बताया। मेन हमारा फोकस जो है वो एरर एनालिसिस में, त्रुटि विश्लेषण में, क्योंकि हमारे इसमें त्रुटि विश्लेषण के ही सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। कंपटीशन में और पेपर के दृष्टिकोण से दोनों में त्रुटि विश्लेषण इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसलिए अभी तक जो हम बताए उसको तो आपको ध्यान में रखना, साथ में अब ज्यादा फोकस करना है कि ये त्रुटि विश्लेषण आपके दिमाग से मिस ना हो। इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा, जहां समस्या हो बताइएगा। त्रुटि विश्लेषण में अब त्रुटि क्या है? त्रुटि सब लोग जानते हैं कि कोई हमसे गलती हो जाए वो त्रुटि के संज्ञा में आता है, लेकिन यहाँ पे त्रुटि की बात एक हम इंस्ट्रूमेंट से लेंगे। त्रुटि हमारे नापने में, हमारे काम करने में जिस भी तरीके से हो, उन त्रुटियों को हम तीन भागों में तोड़ें। जैसे आप सपोज दैट कपड़ा लेने मार्केट में गए या आप कोई सामान लेने मार्केट में गए, उस मार्केट में आपको जाने पर जो उपकरण जिससे वो माप की जा रही है वो उपकरण खराब हो, तो वो क्या है, उपकरण के कारण होने वाली त्रुटि यानी इंस्ट्रूमेंटल एरर कहा जाएगा। अब आपने क्या किया, मान ली इंस्ट्रूमेंट सही है, आपने लापरवाही की, कपड़ा ही नाप रहे हैं, कपड़ा थोड़ा सा कैंची से टेढ़ा नहीं, जब टेढ़ा कट गया तो वो क्या है, आपकी ये त्रुटि है यानी व्यक्तिगत त्रुटि है। अब वो व्यक्तिगत त्रुटि होने की वजह से भी तो आपसे गलती हो गई, तो दूसरी त्रुटि हो गई व्यक्तिगत त्रुटि। तीसरी त्रुटि क्या है बेटा, प्रायोगिक त्रुटि। जैसे आप कभी कभी गुरुत्वीय त्वरण का जब एक्सपेरिमेंट करते हो, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू निकालते हो, तो हमको गुरुत्वीय त्वरण वाली 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मालूम है, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो कभी 9 आती है, कभी 11 आती है, कभी 10.5 आ गई, कभी 9.5 आ गई। तो आपको ये मालूम चल जाता है कि प्रायोगिक रूप से कुछ ना कुछ एरर आ रही, कुछ ना कुछ त्रुटि आ रही है, तो ये प्रायोगिक त्रुटि के अंतर्गत रखी जाती है। इस आधार पे हमको तीन त्रुटियां समझ में आई, लेकिन त्रुटियां ज्ञात कैसे करते हैं, तो इसके लिए पहले बताए गए निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या है, जो हमको इंस्ट्रूमेंट दिया गया है या जो भी हम वैल्यू निकाल रहे हैं उस वैल्यू का वास्तविक मान यानी उस राशि का वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को ही निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जैसे आपको मालूम है गुरुत्वीय त्वरण का वास्तविक मान 10 है,
आपने प्रेक्षित किया 9, तो 1 का अंतर आया, उसे निरपेक्ष त्रुटि कहेंगे। वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को ही निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। लेकिन बेटा ये तो मालूम है एक्सपेरिमेंट में एक वैल्यू तो निकालते हैं, हम कई वैल्यू निकालते हैं। उन वैल्यूओं का क्या माध्य निकाला जाता है और उस माध्य को ही हम लेकर के निरपेक्ष त्रुटि में रखते हैं। जैसे सपोज है मान लिया कि निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1 है किसी एक प्रयोग में, वास्तविक मान A है और जो हमने प्रेक्षित किया हुआ मान है वो A1 है। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू निकली A2, A माइनस A2 हो गई। इस तरीके से आप n तक चले जाओ, A माइनस AN हो गया। अब आपको औसत माध्य निकालना है, तो माध्य के लिए क्या करोगे बेटा आप, इसमें n टर्म है, कितने हैं n, तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डैश 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 डेल्टा AN अपान में n कर दोगे। जब अपान में n कर दोगे बेटा तो इसको सबको 1/n आगे कर दो, सिग्मा आपका क्या हो जाएगा डेल्टा AI कर दो। अब AI का मतलब I बराबर 1 to n, ये आपका हो जाएगा माध्य, हो जाएगा क्या हो जाएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि का। ठीक, तो ये तो फिलहाल माध्य हमको प्राप्त हो गया निरपेक्ष त्रुटि, यानी कई हमने ले लिया, उन सबको ऐड करके जितने टर्म है उतने का हमने डिवाइड कर दिया, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि हमको प्राप्त हो गई। अब बात करते हैं निरपेक्ष त्रुटि के बाद हमको जो प्रायोगिक त्रुटि होती है वो भी हमारी इसी से निकल आती है। ठीक, अब त्रुटियों का संयोजन कैसे होता है, ठीक, इसी के तहत एक त्रुटि बताई गई भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि क्या है, भिन्नात्मक त्रुटि के लिए हमने मान लिया औसत निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को ही भिन्नात्मक त्रुटि कहती है। यह औसत हमारी क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है, और ये उस राशि का वास्तविक मान है, इसके अनुपात को ही भिन्नात्मक त्रुटि कहती है। अगर बेटा ये 100 में ले लिया तो क्या हो जाए, प्रतिशत त्रुटि, और इसी के आधार पे हमको त्रुटियों का संयोजन ज्ञात करना है। ठीक, चलिए हम आगे अपना देखते हैं त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन हर प्रकार से हमको देखना है, एडिशनल देखना है, सब्सट्रैक्शन देखना है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब में हमको देखना है। चलिए पहले हम एडिशनल देख रहे हैं। मान लीजिए z बराबर x प्लस वाई, ठीक, अब हम प्लस माइनस क्या है, पहले हम प्लस वाला ले रहे हैं, तो मान लीजिए इसमें त्रुटि डेल्टा z की हो गई, तो इसमें बेटा क्या हो गई, डेल्टा x की है, इसमें क्या है, डेल्टा y की। ठीक, हमको यहाँ पे दिख रहा है बेटा ये z प्लस डेल्टा z है, तो z प्लस डेल्टा z x प्लस वाई प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा y, ये बेटा x प्लस वाई z के बराबर है, तो यहां पे हमको मालूम हो गया डेल्टा z बराबर डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ये तो हमारा क्या है, एडिशन हो गया, संयोजन के कारण जो प्रतिशत त्रुटि हुई वो हो गया हमारा। ठीक, अब इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन, अभी आपको हमने एडिशन में जो त्रुटि हुई, एरर हुई, उसके बारे में बताया। अब सब्सट्रैक्शन में देख लीजिए, मान लीजिए z बराबर x माइनस वाई है, तो z बराबर x माइनस वाई, z में त्रुटि हुई डेल्टा z, x में त्रुटि हुई डेल्टा x, और y में त्रुटि हो गई डेल्टा y की। ठीक, जब y में त्रुटि हो गई, प्लस माइनस भी आप लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन हम यहां पहले प्लस का ही दिखा दे रहे, बाद में आगे देखा जाएगा, डेल्टा z। अब बेटा x प्लस डेल्टा x माइनस वाई माइनस डेल्टा y कर दिया हमने। ठीक, अब क्या हो गया बेटा, x और माइनस y, ये हमारा z है
तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई हो गया। लेकिन जब प्लस माइनस अगर आप लेते हो, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, यहां भी प्लस माइनस हो गया, तो डेल्टा जेड ये क्या है, माइनस प्लस ये हो गया। इस पोजीशन पे डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई, और अगर अधिकतम लेते हैं, अधिकतम त्रुटि हम लेते हैं, जब अधिकतम त्रुटि लोगे बेटा तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, अधिकतम त्रुटि की पोजीशन पे ये हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से गुणन में है बेटा, गुणन में क्या होता है, मान लीजिए कोई राशि है z बराबर एक्स वाई, ठीक, जब z बराबर एक्स वाई है तो z में त्रुटि हुई z प्लस डेल्टा जेड, x में x प्लस डेल्टा एक्स और y में y प्लस डेल्टा वाई, z प्लस डेल्टा जेड बराबर एक्स वाई प्लस वाई इंटू डेल्टा एक्स प्लस x इंटू डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बहुत छोटे हैं, अतः इन्हें छोड़ने पर, ठीक बेटा, जब इनको छोड़ दिया जाएगा तो जेड प्लस डेल्टा जेड बराबर एक्स वाई प्लस वाई इंटू डेल्टा एक्स प्लस एक्स इंटू डेल्टा वाई। अब देखो बेटा जेड और ये जेड इन दोनों को हमने हटा दिया, तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एक्स प्लस एक्स इंटू डेल्टा वाई। भिन्नात्मक त्रुटि चाहिए, डेल्टा जेड से भाग दे दीजिए जेड से, वाई इंटू डेल्टा एक्स अपान में एक्स वाई कर दिए, ये भी तो जेड है बेटा, एक्स इंटू डेल्टा वाई अपान में एक्स वाई कर दिया, एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, डेल्टा जेड अपान जेड बराबर डेल्टा एक्स अपान में एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान में वाई। ये हो गई भिन्नात्मक त्रुटि हो गई, किसमें, गुणन में। इसी तरीके से डिवीजन में भी है, डिवीजन में क्या होता है, मान लीजिए जेड बराबर एक्स बाई वाई, ठीक, जब जेड बराबर एक्स बाई वाई है तो हमने जेड में त्रुटि हुई जेड प्लस डेल्टा जेड की, और इसमें हो गई एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक। हम इसको ले जाते हैं, जेड प्लस डेल्टा जेड बराबर एक्स प्लस डेल्टा एक्स और यहां वाई प्लस डेल्टा वाई के पावर माइनस वन, ठीक। जेड प्लस डेल्टा जेड बराबर एक्स हमने यहां कॉमन ले लिया, वन प्लस डेल्टा एक्स अपान में एक्स, वाई कॉमन ले लिया तो वाई पावर माइनस वन हो गया, वन प्लस डेल्टा वाई अपान वाई की पावर माइनस वन, ठीक है बेटा। अधिकतम त्रुटि के लिए हम अगर लेते हैं तो यहां पर वन प्लस डेल्टा वाई अपान वाई की पावर माइनस वन का प्रसार द्विपद सिद्धांत से करके उच्च घात के पदों को छोड़ने पर, तो ये हो जाएगा बेटा जेड प्लस डेल्टा जेड बराबर एक्स वाई वन प्लस डेल्टा एक्स अपान में एक्स, यहां पे क्या हो गया, वन प्लस डेल्टा वाई अपान में वाई। बेटा यहां पर अधिकतम ले रहे हैं इसलिए माइनस चिन्ह को हमने अभी हटा दिया, ठीक है, यहां माइनस चिन्ह आएगा वन माइनस डेल्टा वाई अपान वाई, लेकिन यहां पर हमने अधिकतम त्रुटि ली है इसलिए माइनस चिन्ह को हटा के प्लस कर दिया। बेटा जेड से हम क्या है कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा वन प्लस डेल्टा जेड अपान में जेड, ये हो जाएगा जेड वन प्लस डेल्टा एक्स अपान में एक्स वन प्लस डेल्टा वाई अपान में वाई। ये बेटा इससे कट गया, आगे इसको सॉल्व किया, वन प्लस डेल्टा जेड अपान में जेड बराबर में वन प्लस डेल्टा एक्स अपान में एक्स, ठीक है, प्लस में डेल्टा वाई अपान में वाई और प्लस में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई अपान में एक्स इंटू वाई। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई अपान एक्स वाई को छोड़ने पर, क्यों छोड़ने पर, बहुत छोटे पद है,
ठीक, तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ये तो फिलहाल डिवीजन में एरर हमको फाइंड आउट होगी। फिलहाल तो अब इसमें आप परेशान ना होइएगा, इसलिए क्योंकि ये सब डेरिवेशन है, ये पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपके कोर्स में है तो हमको बताना जरूरी था। नहीं बताते ये होता, ये कोर्स में था, सर ने बताया ही, इसलिए ये हमने आपको बता दिया है। इसे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल में फोकस करें, न्यूमेरिकल के हम तरीके को और सरल बता देंगे, जिससे कि आपके न्यूमेरिकल भी बेहतरीन तरीके से हो जाए। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। हमने आपसे कहा था कि न्यूमेरिकल को हम और सरल बना देंगे। ये सब जो चीज बताई, अब आपको क्या है, मान लीजिए कोई फार्मूला दिया गया है, z बराबर x की पावर a, y की पावर b और c की पावर d, ऐसे फार्मूला दिया गया है। ठीक, अब आपसे कहा गया इसके न्यूमेरिकल करना है। अब हमको ये मालूम है बेटा कि अगर मान लीजिए हमको न्यूमेरिकल करना है तो पहले हमको क्या करना है, निरपेक्ष त्रुटि मालूम होनी चाहिए। अब निरपेक्ष त्रुटि कितनी होगी, बड़ी समस्या पैदा हो जाती है कि हम कैसे, अगर कोई वैल्यू नहीं दी गई तो हम कैसे इसको लिखेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके सुन लीजिए। अगर मीटर पैमाना है तो मीटर पैमाने में आप 1 मिलीमीटर तक की दूरी नाप सकते हो। जब 1 मिलीमीटर तक की दूरी नाप सकते हो तो जाहिर सी बात है उसमें अगर त्रुटि भी होगी तो 1 मिलीमीटर तक की हो सकती है। यानी कि जितना भी जिस मापक यंत्र द्वारा न्यूनतम डिस्टेंस, न्यूनतम माप शुद्धता पूर्वक मापी जा सकती है, वही उसका अल्पतमांक कहलाता है। और सार्थक अंक में भी यही कहा गया है, किसी भी राशि की माप में यथार्थपूर्वक यानी यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों और पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। और यही कहा भी गया है, हमारी किताब में भी यही लिखा हुआ है कि अगर कोई भी माप सार्थक अंक में जितने ज्यादा से ज्यादा उसमें सार्थक अंक होंगे, उतना ही ज्यादा वो शुद्धतम माप होगी। तो इन सब बातों से एक चीज हमको निष्कर्ष निकला कि अगर हमको अल्पतमांक मालूम चल जाए किसी भी मापक यंत्र का, तो वही क्या होगी, निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी उसकी। यानी उसमें अधिकतम कितनी त्रुटि हो सकती है, निरपेक्ष त्रुटि के बराबर होगी। एक चीज क्लियर होगी। ठीक, अब दूसरे में आते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि मालूम होगी तो हम सवाल लगाएंगे उसमें सही हो जाए। अब आप कहोगे कि मान लीजिए हमको दिया गया है कहीं पर 2.52, कितने सार्थक अंक हैं, 3। अगर इनके बीच में कहीं 0 आ जाए तो वो भी सार्थक अंक है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे संख्या में केवल 2 लिखा हो, यहां 0 लिखा है, तो ये सार्थक अंक नहीं है। लेकिन दशमलव के बाद 0 ये बता रहा है कि इसमें हम दशमलव के बाद एक ऐसी अंक है जो कि मीटर पैमाने के अल्पतमांक को शो करता है। तो 2.0 लिख दिया बेटा, तो इसमें निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए बराबर 0.1 हो जाएगी। डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा, 0.1। कोई प्रॉब्लम, जब 0.1 हो गए तो यानी निरपेक्ष त्रुटि हमको प्राप्त हो गई 0.1। 2.0 है, कोई डिजिट नहीं है, लेकिन फिर भी हमको इस समय में आ रहा है कि 0.1 क्या है, हमारी निरपेक्ष त्रुटि। तो ध्यान रखना, अल्पतमांक के बराबर ही निरपेक्ष त्रुटि होती है। ठीक, चलिए z बराबर x पावर a, y पावर b, c पावर d, तो इसका g मैक्सिमम एरर, z में मैक्सिमम एरर कितना हो जाएगा, a डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, या हम अभी भिन्नात्मक त्रुटि की बात कर ले तो a डेल्टा x अपॉन x प्लस b डेल्टा y अपॉन y। यहां पर बेटा अगर संभावित होता तो माइनस लगता, लेकिन मैक्सिमम मैंने लिख दिया है इसलिए डेल्टा c अपॉन c। अगर बेटा संभावित त्रुटि होती, एवरेज एरर अगर होती तो क्या होती, तो हो जाता a डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y माइनस d डेल्टा c अपॉन c। ये फार्मूला बनाने का तरीका है बेटा, और इसी से हम क्या है आगे सॉल्व करते हैं। अब ये फार्मूला कैसे आया, होता तो है log z, इसमें log ले लीजिए, log z बराबर log हो गया x पावर a y पावर b अपॉन c पावर d हो गया, log x की पावर a प्लस log y की पावर b माइनस log c के पावर d। फिर इसको क्या है, a आ गया log x हो गया, b log y हो गया, फिर माइनस d
log c हो गया। ये log लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन न लीजिए। फिर देखिए, फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब आपने मैथ में पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ोगे। वैसे जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा dz अपान में z, यहां क्या हो जाए a dx अपान में x प्लस b dy अपान में y माइनस d, सॉरी ये यहाँ पे d है बेटा, इसलिए इसकी भी d को हमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इस d को हटा करके हम डेल्टा लिख देते हैं, a डेल्टा x अपान x, b डेल्टा y अपान y माइनस d डेल्टा c अपान c। देखिए यही फार्मूला हमको प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। अंतर ये है बेटा फार्मूला बनाने के सरल तरीके, और ये कैसे फार्मूला आया वो ये है, हमने दोनों आपको बता दिया। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा बेटा, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको शामिल कर ले। होता है हमारे लैंग्वेज हो सकता है आपको कुछ कम समझ में आ रही, तो उसमें कंफ्यूज ना होइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल कर लेंगे, जिससे कि आपका नुकसान नहीं होगा। हम हर मेथड आपको बता रहे हैं, इजी भी और टफ भी, इसलिए बहुत फोकस करिएगा। कहीं समस्या हो तो हमको जरूर बताइए। चलिए अब न्यूमेरिकल में हम ध्यान देते हैं। बेटा पहला सवाल है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या, पहला सवाल है, वृत्त की त्रिज्या r में प्रतिशत त्रुटि बराबर 1.5%। ठीक बेटा, अब ये बताओ वृत्त का क्षेत्रफल में त्रुटि चाहिए, वृत्त के क्षेत्रफल में त्रुटि, यह हमको ज्ञात करना है बेटा, ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल हमको मालूम है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। अच्छा आप लोग एक चीज बहुत अच्छे से जानते हो, क्या कभी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसमें त्रुटि हो सकती है? क्या 2 में त्रुटि हो सकती है, 3 में त्रुटि हो सकती है? कभी नहीं। पाई भी तो एक आंकिक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें त्रुटि नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं सूत्र बनाने में। अब क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू डेल्टा r अपान r इंटू 100। बेटा ये प्रतिशत त्रुटि को प्रदर्शित करता है, मालूम है कि नहीं, बताया है मैंने आपको। ये प्रतिशत त्रुटि को इंडिकेट कर रहा है, तो ये वैल्यू दी गई है, ये यहां पे रख दीजिए। 2 इंटू 1.5 कितनी एरर हो गई, 3% की, यानी कि क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में मैक्सिमम कितनी वो हो गई एरर, 3% की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, जल का पृष्ठ तनाव केस नली द्वारा ज्ञात किया गया। ज्ञात करने में निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हुए। केस नली का व्यास, केस नली का व्यास d बराबर 0.125 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक, इसके बाद क्या है, उसकी ऊंचाई, केस नली की ऊंचाई जहां तक पानी चढ़ा है, h बराबर 1.43 सेंटीमीटर। ठीक है, सूत्र हमको दिया गया है T बराबर RHG अपान 2। ठीक, अब इसमें हमको क्या चाहिए, पृष्ठ तनाव में प्रतिशत त्रुटि। अच्छा तुम लोग केस नली शायद नहीं जानते हो। केस नली जब आप इंटर में शायद प्रैक्टिकल करो तो अगर सर लोग दिखाएंगे तो दिखाएंगे, हमने फिलहाल देखी हुई है। केस नली बहुत ही पतली कांच की रॉड टाइप की होती है, एक छड़ टाइप की होती है। जब आप उसको टेढ़ा करोगे तो पानी उसमें क्या चढ़ता है, जैसे नहीं चल रहा, तुम लोग बोतल भरते हो, बोतल सीधी कभी नहीं भरी जा सकती, थोड़ी टेढ़ी करो तभी पानी उसमें भरता है, वैसे ही केस नली होती है।
चलिए हम अपने सवाल को देखते हैं। प्रश्न तनाव में प्रतिशत त्रुटि क्या है? बेटा ये फार्मूला मुझको दिया गया है, इसमें डायमीटर यानी डी व्यास नहीं दिया है, व्यास को बना लो। टी बराबर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर हो जाएगा 2RHG अपान बेटा 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड भी तो करोगे, 2 इंटू 2 हो गया। टी बराबर 2R को ये इसको हम डायमीटर डी लिख दिए, HG अपान में 4। आपको मालूम है G/4 में कभी त्रुटि नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है, वैल्यू हमको दी गई है। जब ये वैल्यू दी गई G/4 तो T में त्रुटि, ठीक, बराबर जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा डेल्टा D अपान डी इंटू में 100 प्लस डेल्टा H अपान H इंटू में 100, ये फार्मूला बनेगा। डेल्टा डी का मान कितना हो गया, मैंने आपसे बताया था, अगर वैल्यू नहीं दी गई तो अल्पत मान कैसे ज्ञात करोगे? अल्पत मान ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे दशमलव जहां लगा है उस दशमलव को वहीं लगाना है, ठीक। 1 2 तीसरे अंक में जी आप लगा दो 1, यही इसका अल्पतमांक हो गया 0.001। अब इसमें क्या होगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। इसमें 1 2 दूसरे अंक में 1 रख दिया, पहले अंक में 0। यही होता है बेटा, जो अल्पतमांक है उसी से हम निकाल लेते हैं क्या, निरपेक्ष त्रुटि। तो यहां पर हमको डेल्टा डी और डेल्टा एच मालूम हो गया। चलिए डेल्टा डी 0.001 अपान में 0.125 इंटू में 100 प्लस डेल्टा एच 0.01 अपान में 1.43 इंटू में 100। इसको बेटा हम मल्टीप्लाई कर दिए, दशमलव से दशमलव हट गया, ये दशमलव से दशमलव हट गया, यहां पे आ गया 100 अपान 125 प्लस 100 अपान 143। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1.499 इतनी प्रतिशत त्रुटि आ गई। इसको हम लिख सकते हैं 1.5%। इतना हम एरर इसमें देख रहे हैं। कोई समस्या हो तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। टाइम हमको बर्बाद करना अच्छा कम लगता है, बीच बीच में हम इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो कि बारीक हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहा तो बिल्कुल रंगबाजी से पढ़ी, मेहनत से पढ़ी। जैसे थोड़ी सी भी अगर समस्या आई तो आप उसको बताओ, तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताओगे तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे तो हम उसको और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सकते हैं। हमारी कोई बात आपको समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमको बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी सवाल आपके सामने लाएंगे, और कुछ सवाल जो आपको नहीं आ रहे हैं वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके या पीडीएफ अपलोड करके आप हमको भेजिएगा, हम उस सवाल को नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। बहुत ही कायदे से ध्यान से इसको पढ़िएगा, और अगर हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जल्द जो भी हमारे नए वीडियो आए वो आप तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करिए। चलिए धन्यवाद।